नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम जो जनवरी 2025 का जो राज्य व्यवस्था वाला टॉपिक है उसको विश्लेषित करेंगे। इससे पहले हमने इतिहास वाले टॉपिक को विश्लेषित किया था जो करेंट अफेयर्स से ही संबंधित है, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक है जो एक दो महीना में क्या करेंट में राज्य व्यवस्था के क्षेत्र में घटित हुआ और आपके लिए उसमें क्या रिलेवेंट है, इस क्लास के माध्यम से हम आपको बता पाएंगे। और ये जो दूसरा वीडियो है जनवरी 2025 का, और हमने कहा था कि टॉपिक वाइज हर एक वीडियो अलग अलग आएगा। इससे पहले इतिहास वाले टॉपिक पे काम किया, अब हम राज्य व्यवस्था पे काम करने जा रहे हैं और इसमें क्या आपके लिए रिलेवेंट है ये आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, अगला जो टॉपिक है न्यायिक जवाबदेही से है। अब न्यायिक जवाबदेही से संबंधित जो टॉपिक है उसमें बस हमको ये भी जानने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों ये चर्चा में आया। क्या हमको बस इतना मालूम है कि ये चर्चा में आया। भारत में न्यायिक कदाचार के हालिया उदाहरणों ने न्यायाधीशों को जवाबदेह ठहराने के तंत्र पर बहस को फिर से हवा दे दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हो रहा है, इसलिए हमको ये जान लेना है कि भाई न्यायिक जवाबदेही है क्या। ठीक है, तो सीधे न्यायिक 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 जवाबदेही का मतलब क्या, जवाबदेही का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ निर्णय दिया, आपने कोई कार्य किया, उसके प्रति आप कितने जवाबदेह। आप एक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं तो आप उसके लिए कितना जवाबदेह हैं, उसके लिए आपकी क्या एक अकाउंटेबिलिटी है, इस पे बात हो रही है। तो न्यायिक जवाबदेही क्या है, अगर आप देखें तो न्यायिक जवाबदेही उस सिद्धांत को संदर्भित करती है जिसके अनुसार न्यायाधीशों को अपने निर्णयों और कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, और यह निर्णय लेने में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। अब कितनी अच्छी बात है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। ये जो चीज है, डेमोक्रेसी में हर चीज पारदर्शी होनी चाहिए। ठीक है, और न्यायाधीशों को कानून के ढांचे के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य करता है जिससे समाज द्वारा उन पर निहित विश्वास को बनाए रखा जा सके। ठीक है, अब न्यायिक जवाबदेहिता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो किससे इसको आधार मिलता है, तो वो भी कुछ आर्टिकल्स हैं, हम आपको बता देते हैं। जैसे संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 124(4) है। ठीक है, तो 124 जो 4 है और 124 जो 5 है, ये दोनों आर्टिकल संवैधानिक प्रावधानों में ये कहता है कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के लिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की अनुमति देता है। यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि महाभियोग शब्द का ये जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रैक्टिकली शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। हालांकि इन लोगों के लिए रिमूव शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में, और महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत। लेकिन हम चूंकि महाभियोग राष्ट्रपति पे जो लगाया जाता है वो चीज़ हम समझते हैं कि भाई लोकसभा या राज्यसभा में मामला जाएगा, वहाँ से चीज़ें 2/3 बहुमत से पास होगा, तब उन पे महाभियोग साबित होगी, तब वो अपने पद से इस्तीफा देंगे इत्यादि। लेकिन यहाँ पे क्या है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, टेक्निकली ये गलत शब्द है सर इनके लिए। ये शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आना चाहिए, लेकिन अगर आप संविधान चेक करोगे तो वहाँ रिमूव शब्द आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए ये आपको ध्यान दिलवा दिया कि ये ना लगे कि कुछ वहाँ पे गलत है। और दूसरा आधार जो है अनुच्छेद 217 है, समान आधारों पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जाना। ठीक है, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए है, यहाँ उच्च न्यायालयों के लिए। और मैंने महाभियोग का मतलब समझाया ही कि इनके लिए आप रिमूव शब्द का प्रयोग करें, महाभियोग शब्द का नहीं। चूंकि जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है, सेम प्रणाली यहाँ भी अपनाई जाती है, इस कारण महाभियोग लिख दिया जाता है, लेकिन महाभियोग होता नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आता है। ठीक है, अंतर क्या है कि देखिए, आप सोचिए कि महाभियोग और रिमूव में क्या अंतर है। तो जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है तो उनको हटने के लिए उनके सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इनको हटाया जाता है तो अंतोगत्वा राष्ट्रपति के सिग्नेचर की फाइनली प्रस्ताव पे सिग्नेचर जरूरी हो जाता है, इसलिए ये अंतर आ जाता है। और अनुच्छेद 235 देखोगे, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण पर पर्यवेक्षण करने का अधिकार देता है। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं कि जो न्यायिक जवाबदेहिता का जो प्रश्न है उसको इन आर्टिकल से, इन अनुच्छेदों से आधार मिलता है। ठीक है, और बाकी न्यायिक मूल्यों का पुनर्कथन 1997 कानूनी प्रावधान कुछ है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो न्यायिक जवाबदेहिता क्या है, क्यों जरूरी है, ठीक है, तो ये टॉपिक से आप इतना, बस इतना ही जानिए, ये आपको उतना
मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप कुछ बिंदुओं पे ध्यान रखेंगे। न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता क्या है, न्यायिक जवाबदेही के उदाहरण, न्यायिक जवाबदेही की चुनौतियां, इतना आपको उलझने की जरूरत नहीं है। पीएम केयर्स फंड में भी आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको स्थापना 27 मार्च 2020 को, पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत मंत्रालय जिसके अधीन है वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रशासित होता है। बस इतना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते चलिए। हाँ, आपको नो डिटेंशन पॉलिसी, डिटेंशन पॉलिसी, ये जो आपको नो डिटेंशन पॉलिसी है इसको जानना जरूरी है। अब क्या है कि ये है क्या, तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी ये था कि अगर 1 से 8 क्लास के बच्चों को अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको आगे एक क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा या आगे बढ़ा दिया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा। अब ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो समाप्त कर दिया गया है इसका मतलब है कि 5वां क्लास में 8वां क्लास में अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, वो फिर से एग्जाम देके आगे क्लासों में जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि ऐसा क्यों, तो भाई प्रश्न ये उठता है कि बच्चों के अंदर जो वो क्वालिटी डेवलप होना चाहिए वो क्वालिटी आ नहीं पाती है, उनको लगता है हम तो पास हो जाएंगे। जब उनको ये प्रेशर क्रिएट होगा कि वो फेल भी हो सकते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देंगे, शिक्षक भी थोड़ा ध्यान देंगे। इससे संबंधित ये नो डिटेंशन पॉलिसी को इसीलिए खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब अब बच्चे जो फेल होंगे तो उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन किया है, जिसके तहत इसके द्वारा शासित स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में जो हम अभी बोलचाल की भाषा में आपको समझा रहे थे वो क्या है कि भाई कक्षा 8 तक के छात्रों को रोकने पर रोक लगाने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 के तहत इसे पेश किया गया था। इसका उद्देश्य स्वचालित पदोन्नति को बढ़ावा देकर सभी बच्चों के लिए न्यूनतम शिक्षा स्तर सुनिश्चित करना था। ये थोड़ा सा कठिन शब्द हो गया, मतलब यही था कि आप इसे आगे बढ़ते रहने देंगे, फेल वल नहीं करेंगे, फेल भी हो जाते हैं तो आप प्रमोट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आरटीई अधिनियम 2009 के मुख्य खंड धारा 16 प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 पूरी होने तक किसी भी कक्षा में किसी भी बच्चे को नहीं रोका जाता था। अब 2019 में संशोधित राज्यों को शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर कक्षा 5 और 8 में छात्रों को रोकने की अनुमति दी गई है, ठीक है। इस लिहाज से आपको नो डिटेंशन पॉलिसी को जानना चाहिए। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होना हो, कहीं पीटी में किसी बेस पे पूछ दे तो ध्यान रखिएगा नो डिटेंशन पॉलिसी है क्या, और आपको भी पठन पाठन के कार्य में है तो जानकारी होना चाहिए। बाकी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हेलो, आप देखेंगे अगला जो टॉपिक है दूरसंचार संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय नियम 2024। आप बिल्कुल डिटे इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब कि मैंने आपको कहा अभी कि मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या रिलेवेंट है, जो रिलेवेंट है वो हम बता देंगे। बिना मतलब का मैगजीन्स में जो करंट मैगजीन होते हैं उसमें 98% चीज़ें मैं मानता हूँ आपके लिए, 98 या 95% आपके काम की नहीं होती है। उतना पढ़िएगा तो आपका दिमाग कतई हो जाएगा। ये क्वालिटी होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ देना चाहिए, तो इसके आप छोड़ के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको छिछल इधर नहीं करना है पढ़ाई का, आगे बढ़ाता है। अब ये देखिए, मैं जहां रोकूंगा उस पर ध्यान रखिएगा। अब ये संरक्षित क्षेत्र परमिट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपका जो टॉपिक है संरक्षित क्षेत्र परमिट, इसे समझने की आवश्यकता है कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट इंडिया, इसको शॉर्ट में पीएपी कह सकते हैं। इसका जो सांकेतिक फिगर है आपके सामने है। अब ये है क्या, तो भारत सरकार ने पड़ोसी देशों से लोगों के आने से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के कारण मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था को बहाल कर दिया है। इसको शॉर्ट में पीएपी आप कह सकते हैं कि भाई पड़ोसी देश के जो लोग आते हैं उनसे जो सुरक्षा जो व्यवधान होती है उससे संबंधित ये व्यवस्था है।
कि संरक्षित क्षेत्र परमिट के बारे में जो बेसिक जानकारी है कि विदेशी नागरिकों के लिए भारत में कुछ संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए विदेशी संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के तहत एक आधिकारिक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि पीएपी जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है, इसके अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं आपके सामने हैं। सुरक्षा कारण है, अब देखिएगा ये बॉर्डर लाइन पे भी पड़ते हैं, तो बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश है इन राज्यों में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम आंशिक रूप से संरक्षित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। पीएपी घोषित करने का अधिकार विदेशी आदेश 1958 के तहत गृह मंत्रालय को द्वारा घोषित किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट आपके मेंस के लिए भी है और पीटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आगे आप देखिए कि पीएपी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो विदेश में भारतीय मिशनों या भारत में सक्षम स्थानीय अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन है ये, और विशेष मंजूरी की आवश्यकता वाले मामलों को राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ गृह मंत्रालय को पहले भेजा जाता है, और असाधारण कारणों से समूह पर्याप्त, अगर लगता है कि कुछ तार्किक कारण है, से समूह पर्यटकों या व्यक्तियों के लिए ये जो पीएपी मान्य होगा। पीएपी की जो विशेषताएं हैं, समूह पर्यटकों न्यूनतम 2 लोगों के लिए मान्य होगा, निर्दिष्ट सर्किट या मार्गों और प्रवेश निकास बिंदुओं तक सीमित होगा, विदेशियों को 24 घंटे के भीतर जिला विदेशी पंजीकरण अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा, और पीएपी समयबद्ध है और अधिक समय तक रहना प्रतिबंधित है। अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान के नागरिकों को पूर्व गृह मंत्रालय की आवश्यकता होगी, ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान। परीक्षा में कदाचार का एक टॉपिक है, ये राजनीतिक तौर पे भी रिलेवेंट है और विद्यार्थियों के लिए भी रिलेवेंट है कि जानकारी रहना चाहिए। परीक्षा के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है कि आपको आगे के एग्जाम में इससे आपको मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा पीटी में, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको हम छोड़ते जाएंगे। आगे कहीं अगर पूछ दे कि ये जो आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, ये भी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें भी। अब इसमें थोड़ा सा अगर चाहें तो इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के बारे में, कि स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2000 के तहत 2004 में मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के तहत ये काम करेगा। उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बाकी आप आगे बढ़ जाइए, संयुक्त संसदीय समिति, आप इसे भी छोड़ दीजिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखिए समान नागरिक संहिता, ये टॉपिक आपके सामने है। अब समान नागरिक संहिता जो है अक्सर चर्चा का विषय रहता है। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 44 में हर राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ समान आचार संहिता यानी आर्टिकल 44 को लागू करे। पहले से ऑलरेडी गोवा में लागू है, तो ये राज्य की ये जिम्मेदारी है, राज्यों को लागू करना चाहिए। उत्तराखंड में जब से लागू हुआ तब से ज़्यादा चर्चा का विषय बना, उससे पहले से भी चर्चा का विषय था। समान नागरिक संहिता का मतलब सीधे जैसे आपके जो दंड संहिता है कैसे सबके लिए बराबर है, वैसी जो संवैधानिक प्रावधान है, जो उत्तराधिकार के नियम है, जो धार्मिक नियम है, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में अगर महिलाओं को पिता के संपत्ति में अधिकार दिया गया तो मुस्लिम महिलाओं को भी पिता के संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, अन्य धर्मों की भी महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में, माने कि जब कानून बने तो सबके लिए इक्वल बने, न कि धर्म के आधार पे किसी को आप कहिए कि नहीं ये व्यक्ति इस कानून से परे है ना, ये संस्कृति इस कानून से परे है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही उद्देश्य है और इस पर निश्चित रूप से
जिनको लगता है कि नहीं हमारे संस्कृति पे चोट है तो ऐसे लोग विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंधित हो। ऐसा लगता है कि नहीं ये भाई अनावश्यक हमारे संस्कृति पे एक चोट करने का तरीका है, इस कारण से कहीं कहीं विरोध का सामना करते हुए ये एक्ट या ये पॉलिसी जो सरकारों की है उसका विरोध करते हुए लोग सड़कों पे दिखाई भी देते हैं। तो क्या है मामला कि समान नागरिक संहिता केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड में इसके सफल कार्यान्वयन का हवाला देते हुए देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। तो इससे और चर्चा का विषय बना, हालांकि चर्चा कोई नया नहीं है, ये अक्सर आप देखिएगा हर मंथ के मैगजीन में ये यूसीसी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको दिख ही जाता है। इस कारण से ऐसा नहीं कि इससे पहले प्रासंगिक नहीं था, रिलेवेंट नहीं था, अब रिलेवेंट हुआ है, हमेशा ये टॉपिक रिलेवेंट ही रहेगा। यूसीसी है क्या? तो समान नागरिक संहिता का उद्देश्य रीति रिवाजों, इन शब्दों पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, रीति रिवाजों, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू, सभी नागरिकों पर लागू एक एकीकृत कानूनी ढांचे से बदलना है। यह समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हुए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे क्षेत्रों को एक समान कानूनी ढांचे के तहत संबोधित करना चाहता है। ठीक है, यानी कि इन ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के लिए कोई अलग कानून होगा, मुस्लिम के लिए अलग कानून होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सबके लिए अगर मान लीजिए कि गोद लेने का कानून हम लाए तो जितना हिंदू धर्म पे लागू होगा उतना ही मुस्लिम पे, उतना ही सिख पे, उतना ही ईसाई पे, है ना। यूसीसी की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उसकी जो मेन टॉपिक है, ध्यान रखिएगा ये इतना रिलेवेंट टॉपिक है कि आपको मेंस और पीटी दोनों में काम आएगा। कानूनों में एक रूपता लाना, लैंगिक समानता के लिए, धर्मनिरपेक्षता और कानूनी प्रणाली के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए और कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण के लिए, आसान करने के लिए ये लाना जरूरी है, ऐसा सरकारों को लगता है। और कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी लगता होगा, ऐसा नहीं है कि केवल आज की सरकार को लगता है। अगर हम आगे थोड़ा सा और बात करें तो देखिए यूसीसी को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे और अनुच्छेद, ये भी जानना जरूरी है। हमको पता है कि पहले से आपको आर्टिकल 44 संविधान में इसको आधार देता है। हमने अभी शुरुआत करते समय आर्टिकल 44 के बारे में बताया कि राज्य के जो नीति का निर्देशक सिद्धांत है, जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का आदेश देता है। फिर आर्टिकल जो 14 है वो भी कहता है कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है, इसको ये भी एक आधार देता है। अनुच्छेद जो 25 है, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जो कानूनी एक रूपता के साथ धार्मिक प्रथाओं को संतुलित करने के बारे में सवाल उठाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा जो आपकी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची जिसमें 3 सूची दी गई हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, उसमें समवर्ती सूची की जो प्रविष्टि संख्या 5 है, वो कहता है कि जो विशेष रूप से विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार सहित विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है, जो व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित कानून बनाने का अनुमति देती है। तो ये एक ध्यान रखिएगा। इसका मतलब मैं आपको इस यूसीसी में केवल आर्टिकल 44 पे जाकर अटक जाते हैं, इसके अलावा आर्टिकल 14 से भी आप इसको संदर्भित कीजिए, 25 से भी कीजिए, और 7वीं जो अनुसूची है समवर्ती सूची, उसका पृष्ठ संख्या 5 को भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अब भारत में यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? भारत में यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? तो भाई लैंगिक समानता के लिए जरूरी है, लैंगिक समानता के लिए जरूरी है। दूसरा, व्यक्तिगत कानूनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, इसलिए जरूरी है ना। एक कानूनी ढांचे के तहत पूरा भारतीय समुदाय, है ना, जुड़ेगा, एकजुट होगा। कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। हाशिए पर जो पड़े समुदायों की रक्षा भी करता है ये, इसलिए जैसे अल्पसंख्यकों के लिए न्याय संगत कानून सुरक्षा प्रदान करता है। और उदाहरण के लिए जैसे आदिवासी समुदाय को अक्सर मौजूदा
प्रथागत प्रथाओं के तहत असमानताओं का सामना करना पड़ता है। इस सब से मुक्ति मिल जाएगी। और अभी मैंने आपको बताया था कि यूसीसी गोवा में लागू ही है पहले से। 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता में निहित विवाह के अनिवार्य पंजीकरण को अनिवार्य करता है और बेटे और बेटियों के लिए समान संपत्ति अधिकार प्रदान करता है। सभी निवासियों के बीच लैंगिक समानता और कानूनी एकरूपता को बढ़ावा देता है। यूसीसी को तो पहले ही पुर्तगालियों ने गोवा में लागू कर दिया है। उन्हीं बेस पर ये जो यूसीसी व्यवस्था है पूरे भारत में लागू करने की बात चल रही है। और साथ ही आप देखेंगे उत्तराखंड का यूसीसी अभी जो हाल ही में उत्तराखंड में लागू हुआ, तो उत्तराखंड एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया जिसने अनुसूचित जनजातियों को छूट देते हुए धर्म के बावजूद सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप पर एक समान कानून स्थापित किया है। यूसीसी पर नेताओं के अगर विचार देखें तो B.R. अम्बेडकर जो व्यक्तिगत कानूनों सहित सामाजिक सुधारों के लिए कानून बनाने के लिए राज्य की शक्ति पर जोर दिए थे। के.एम. मुंशी ने कहा था कि यूसीसी को राष्ट्रीय एकता से जोड़ा और सामाजिक प्रथाओं के आधुनिकीकरण में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। सुप्रीम कोर्ट 2019 में इस पे अपना जेस पाउलो कॉन्टिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा मामले में भी न्यायालय ने गोवा में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की सराहना की और इसे देश भर में अपनाने का आग्रह किया। तो ये एक और बेस मजबूत देता है। और 2018 में न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान के नेतृत्व में 21वें विधि आयोग ने कहा कि उस समय समान नागरिक संहिता आवश्यक या वांछनीय नहीं थी, जिससे देश की बहुलता के साथ धर्मनिरपेक्षता के सहअस्तित्व पर जोर दिया गया था। समान नागरिक संहिता के लिए चुनौतियां क्या हो सकती हैं? अभी धार्मिक चुनौतियों से बढ़ के ज़्यादा चुनौती कौन हो सकता है? आप देखेंगे सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके सामने या देश के सामने यूसीसी लागू करने में? तो धार्मिक विरोध। समान नागरिक संहिता द्वारा धार्मिक प्रथाओं का उल्लंघन करने के लिए चिंताएं। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत कानून सुधारों पर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों का कड़ा प्रतिरोध है इस पे। ठीक है, लगता होगा कि हमारे कहीं संस्कृति में हस्तक्षेप का एक तरीका है। विविध रीति रिवाज भारत में अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समूहों में अलग अलग विचार हैं, भाषा हैं, अलग संस्कृति है, अलग उनके मांग है संस्कृति के आधार पे। वो भी एक मुद्दा बन सकता है अवरोध का। राजनीतिक संवेदनशीलता भी है, फिर कानूनी अस्पष्टता के लिए भी, और जन जागरूकता। आम जनता के बीच समान नागरिक संहिता में निहितार्थों की सीमित समझ है, यानी कि लोग यूसीसी को लेकर उतने जागरूक नहीं है। आगे की राह यही हो सकती है कि इसके लिए संवाद किया जाए, बातचीत की जाए और लोगों को कन्विंस किया जाए, इसके फायदे बताए जाएं, तब जाके ये कुछ चरणबद्ध तरीके से लागू हो सकता है। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंस और फिर निष्कर्ष में बहुत बढ़िया से इसको संदर्भित कर दिया गया है कि जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा, हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की स्वतंत्रता है जो असमानताओं और विषमताओं से भरी हुई है। इसलिए भी ये तभी संभव हो पाएगा जब यूसीसी पूरे देश में क्या हो, लागू हो। आगे हम जो पॉलिटी में जो टॉपिक है स्वास्थ्य समानता, ये भी आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के जो मुख्य आधार हैं ग्रेटर इक्वालिटी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, रिड्यूस्ड पॉवर्टी एंड इंक्रीज्ड जॉब्स, इफिशियंस, अकाउंटेबल हेल्थ सिस्टम एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स। तो स्वास्थ्य समानता के संदर्भ में क्या है इसका ये जान लें कि स्वास्थ्य समानता यह सुनिश्चित करती है कि सभी को अपनी उच्चतम स्वास्थ्य क्षमता प्राप्त करने का उचित अवसर मिले और सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण होने वाली परिहार्य असमानताओं को ये संबोधित किया जाए। यानी कि हेल्थ से संबंधित किसी प्रकार का कोई सामाजिक, आर्थिक कोई जो अगर समस्या हो तो उसको ठीक किया जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। स्वास्थ्य समानता के जो विभिन्न जो मापदंड है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच होनी चाहिए, वित्तीय सुरक्षा होनी चाहिए, लैंगिक समानता भी होनी चाहिए, सामाजिक निर्धारक भी हैं इसके, देखभाल की गुणवत्ता होनी चाहिए। तो इन पे ध्यान देना होगा, तभी जाके हम एक समान स्वास्थ्य व्यवस्था लागू कर पाएंगे। भारत में स्वास्थ्य में वर्तमान असमानताएं लैंगिक है, धार्मिक असमानता है,
क्षेत्रीय असमानता है, जाति और जनजातीय हाशिए पर जो वहाँ पे एक असमानता देखने को मिल सकता है, आर्थिक असमानता के आधार पे भी असमानता देखने को मिल सकता है। सरकारी पहल इसमें क्या किया गया है जिससे पूरे एक समान जो हेल्थ व्यवस्था है उसको अ, सबको मिले, उसके लिए देखिए भारत में आयुष्मान भारत चल रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, निःशुल्क दवा योजनाएं चल रही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केरल का मॉडल मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर जोर देता है। स्वास्थ्य समानता के लिए जो चुनौतियां हैं सामने, तो उसके लिए जो चुनौती है उसमें जिन बिंदुओं पे आपको नजर रखना चाहिए, अपर्याप्त सार्वजनिक निधि, मतलब कि कहीं ना कहीं फंड की कुछ कमी है, स्वास्थ्य सेवा में कर्मियों की कमी है, कुछ निजी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता है, सामाजिक आर्थिक बाधाएं हैं जैसे गरीबी, लैंगिक भेदभाव इत्यादि, साक्षरता भी, क्षेत्रीय असंतुलन भी है। तो ये सब चुनौती के तौर पे, तो जो चुनौती होती है, जो चुनौतियां हैं उसी को ठीक कर लेना है। क्षेत्रीय असंतुलन है तो क्षेत्रीय संतुलन कर दीजिए, है कि नहीं। स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने के लिए जो आगे का रास्ता होगा वो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि थोड़ा बढ़ाया जाए, जो प्रॉब्लम्स है उसी को समाधान में कन्वर्ट करना है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना होगा, बीमा कवरेज का विस्तार करना होगा, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना होगा, सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करना होगा। ये सब चीजें हैं। कर्नाटक पीडीएस जो है आप देख सकते हैं, अनियमितताएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो यहां पे मैटर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो पीडीएस प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आएंगे देख लीजिए, मैंने यहां पे इसको आपको केवल बता देना है हमें। अब देखिए, जीएस पेपर जो 2 है, शासन, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पीडीएस को लेंगे तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि पीडीएस कार्यान्वयन और कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही से जुड़े मुद्दे, इससे सवाल आ सकते हैं। जीएस पेपर 2 शासन से संबंधित। जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था है, वहां से पीडीएस से कैसे प्रश्न आएंगे कि भाई खाद्य वितरण प्रणालियों में लीकेज और अक्षमताओं के बारे में आ सकता है। मेंस में, पूरा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आ सकता है कि खाद्य सुरक्षा, शासन सुरक्षा और सार्वजनिक प्रणालियों में पारदर्शिता से संबंधित विषय, ठीक है। और इथिक्स से जाएंगे, जीएस 4 में आ सकता है कि सार्वजनिक सेवा वितरण में जवाबदेही, नैतिक चूक और भ्रष्टाचार पर केस स्टडी से संबंधित। माने बॉल एक ही है, एक स्पिन आ सकता है, तेज बॉल आ सकता है, स्लो आ सकता है, कैरम बॉल आ सकता है। इस तरीके का इसमें आपको बताने का प्रयास किया कि एक ही मुद्दा है और कई पेपरों में ये प्रश्न क्या हो सकता है, प्रासंगिक हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए पॉश अधिनियम जो है, जो पॉश अधिनियम है, अभी काफी चर्चा का विषय बना था वेस्ट बंगाल में जब एक डॉक्टर के साथ रेप का मामला सामने आया था, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखिएगा कि ये पॉश एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है, जो महिलाओं को सार्वजनिक के जो कार्यों में या किसी सार्वजनिक कार्यशालाओं में, कहीं किसी ऑफिशियल या किसी पब्लिक पैलेस पे किसी प्रकार का कोई हरेसमेंट होता है उससे संबंधित ये पॉस्को एक्ट है। ये बड़ा चर्चा का विषय रहा, इस पे काफ़ी चर्चाएं रहीं। तो बस इतना ध्यान रखना है, उतना केवल ये ध्यान रखना है कि ये किससे संदर्भित है, ठीक है। आशा कार्यकर्ता, आशा का एक फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं ये। बस इतना ध्यान रखना है आशा का क्या कार्य है। आशा जो कार्यकर्ता हैं भारत में, ये काफ़ी ग्राउंड लेवल पे कार्य कर रही हैं। अगर इसमें
इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आशा में सोशल हेल्थ एक्टिविटीज में उनका फुल फॉर्म एक आशा का रखिएगा ध्यान, और ग्राउंड लेवल पे उनका क्या काम है ना, बस एक साथ चुनाव। ये टॉपिक जो है आपका एक साथ चुनाव वाला, ये भी कई वर्षों से, 1-2 वर्षों से चर्चा का विषय खूब बना हुआ है। रामनाथ कोविंद जब इसका जब रिपोर्ट दिए तो और चर्चा का विषय बना। तो एक साथ चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, अब निश्चित रूप से आप लोगों को इसके बारे में पता होगा ही, लेकिन इस बार के जनवरी 2025 के पॉलिटी में ये इसको स्थान दिया गया है। तो ये आपके लिए निश्चित रूप से रिलेवेंट है, पीटी के लिए भी रिलेवेंट है और मेंस के लिए भी रिलेवेंट है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावों को एक साथ करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दी, जिससे संघवाद, लोकतंत्र और रसद पर संसद पर इसके प्रभाव पर बहस छिड़ गई। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है? जाहिर सी बात है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराई जाएंगी, सीधे सीधे अगर समझना हो तो वन नेशन वन अर्थ इलेक्शन का अर्थ है शासन को सुव्यवस्थित करने और लागत कम करने के लिए लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराना। इसका एक मतलब हुआ ताकि खर्चे कम हो, जो पहला दिमाग में बात आती है। ऐतिहासिक अभ्यास का यहाँ संदर्भ ये है कि क्या पहले भी ऐसे चुनाव हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। भारत में 1951 से 67 तक एक साथ चुनाव कराए गए, लेकिन विधानसभाओं और लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण ये बाधित हुआ, और इस कारण से आगे जाके ये चीज़ें डिस्टर्ब हुई और फिर लोकसभा अलग होने लगा, विधानसभा का चुनाव अलग होने लगा। दायरा है ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को कवर करता है, जिसमें नगर पालिका और पंचायत चुनाव 100 दिनों के भीतर समकालिक होते हैं। ठीक है, मतलब इसके चुनाव के बाद आप 100 दिनों के भीतर उसे भी आप कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में जो शामिल संवैधानिक अनुच्छेद हैं, अब देखिए ये हो गया आपको 83 जो संसदीय चुनाव के लिए होगा, 172 अगर जाएंगे तो विधानसभाओं के लिए होगा, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है। ये आर्टिकल 83 लोकसभा की अवधि, 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है, जिसके लिए समकालिकता के लिए संशोधन आवश्यकता होती है। तो इसमें कुछ संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 324A एक साथ चुनाव के लिए संसद तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ना। इस तंत्र तो 324A अनुच्छेद 368 में जो स्थानीय निकायों को प्रभावित करने वाले परिवर्तन के लिए राज्य अनुसमर्थन की आवश्यकताओं वाले संवैधानिक संशोधनों को नियंत्रित करता है। तो इतने अनुच्छेदों में आपको कुछ सुधार माने कुछ और संशोधन करने पड़ सकते हैं, या इनको आधार बना के हम वन नेशन वन इलेक्शन का व्यवस्था कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता पड़ी कि भाई ये जोरी के खर्चे बचाए जाएं थोड़े, तो कम लागत, ऐसा लगता है कि ऐसे चुनाव होने से खर्चे कम होंगे। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य बार बार होने वाले चुनावों को उच्च वित्तीय बोझ से कम करना है। शासन में दक्षता आ सकती है इससे, यानी कि आदर्श आचार संहिता के कारण होने वाले लंबे समय तक व्यवधानों को समाप्त भी हो जाएगा। हर 3-3 महीना जो आचार संहिता लागू होती है, इससे भी थोड़ी चीज़ें हम लोग, देश बचेगा, टाइम बचेगा, उसमें विकास कार्यों में और हम उसे लगाएंगे। संसाधन की अनुकूलन होगा, सुरक्षा बलों और कर्मियों को आवश्यक कर्तव्यों से विचलित होने से बचाया जा सकता है। मतदाता का थकान भी इसमें रखा गया कि बार बार चुनावों के कारण मतदान में कमी को रोकना है। विकास की जो निरंतरता है, नीतिगत पक्षघात को कम करता है और निर्बाध शासन सुनिश्चित करता है ये। और इसी मामले पे रामनाथ कोविंद समिति की जो सिफारिशें हैं उनको ध्यान रखना है। चरण 1 लोकसभा और राज्य विधानसभा है। चरण 2 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव। नया अनुच्छेद 82A जो विधानसभा और लोकसभा के लिए शर्तों और समन्वय तंत्र को निर्दिष्ट करता है। मध्यावधि चुनाव यह सुनिश्चित करता है कि भंग विधानसभाओं लोकसभाओं के लिए नए चुनाव राष्ट्रीय चक्र के साथ
संरक्षित हो। अरे आगे तो सरकारें गिरेंगी ही बीच में, विधानसभा का या लोकसभा का, तो उस समय आप कैसे मेंटेन कीजिएगा। ये सारी चीज़ें वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित हैं, और रामनाथ कोविंद समिति की जो सिफारिशें हैं, इतनी सिफारिशें हैं उनकी उस रिपोर्ट में, जिसकी मुख्य बातें हमने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। और इसके लिए जो चुनौती सामने हो सकती है, क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी होना, क्षेत्रीय दलों का पर प्रभाव पड़ सकता है, संघवाद की चिंताएं हो सकती हैं, सभार तंत्र संबंधी बाधाएं हो सकती हैं, मध्य अवधि विघटन हो सकता है, जो भी मैंने कहा कि बीच बीच में भी तो कहीं ना कहीं कभी भंग होगा, तो उस समय वो कैसे मैनेज करेंगे, तो इसको कैसे आगे लागू किया जाएगा, इस पे फिर बात होनी चाहिए और फिर निष्कर्ष। तो इस तरीके से ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस बार के मैगजीन में ये से शामिल किया गया है। अगला जो टॉपिक होगा या अगला जो वीडियो बनेगा वो ज्योग्राफी से संबंधित है कि भूगोल में कौन कौन सी करंट में मुद्दे हैं, जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और ये आपका जो वीडियो रहा पॉलिटी में कौन कौन से मुख्य मुद्दे थे, है ना, उसमें क्या आपके लिए रिलेवेंट था, क्या आपको छोड़ देना था, किस पे फोकस करके जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको हर महीने में अपने कुछ रिलेवेंट टॉपिक से संबंधित चीज़ें आप तक पहुंचेंगी, जिससे आप हमेशा खुद को अपडेट महसूस कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।